किसी भी पॉइंट पर एरोप्लेन की पोजीशन बताने के लिए हमें चाहिए 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z। कैसे? अभी बताती हूँ। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन वहां पर हमने 3D ज्योमेट्री पढ़ा था सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूज से, राइट। यहां पर हम करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो कुछ ही टाइम पहले हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, राइट, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। तो यहां पर हम 3D ज्योमेट्री में यूज करेंगे वेक्टर्स का और उससे देखना बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा ये डिस्कशन, ठीक है। तो इतना तो सभी को पता है कि यार 3D क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब इसके अंदर हम सारे चीजों को 3D स्पेस में कंसिडर करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। यस, तो जेड कोऑर्डिनेट की नई एंट्री होती है 3D में, ठीक है। तो अब अगर हम इस एरोप्लेन की ही बात करें, राइट, तो अगर इस एरोप्लेन की पोजीशन को मुझे बताना हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, वैसे तो मैं एरोप्लेन में हूं और एरोप्लेन हवा में है राइट नाउ, बट जैसे ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को पिक्चर में लेके आओगे तो क्या देखोगे, यार ये जो एरोप्लेन है वो धरती से कितने ऊपर है, राइट, जो कि बता रहा है इसका वाई कोऑर्डिनेट, राइट। अब देखो ये x कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है, ये z कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जब आपको पता होंगे तभी आप बता पाओगे एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन इन 3D स्पेस। अगर बात करें इस बॉल की जो एक दीवार से टकराते हुए दूसरे दीवार पे पहुंच रहा है, वहां से टकराते हुए तीसरे दीवार पे पहुंच रहा है और उसका बाउंसिंग का गेम चल ही रहा है। अगर किसी एक पॉइंट पे लेट अस एज्यूम कि मैंने बोला स्टैचू और ये बॉल हो गया स्टैच्यू, राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो तो मुझे कौन कौन सी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि यार ये जो बॉल है ये जमीन से कितने ऊपर है, राइट, ये जो बॉल है ये बगल वाली दीवार से कितनी दूर है और ये जो बॉल है ये पीछे वाली दीवार से कितनी दूर है, यानी कि इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीजें हमें चाहिए, तभी हम एग्जैक्टली बता सकेंगे इस बॉल की पोजीशन, राइट। तो क्या हो गया, ये भी तो हो गया एक 3 डायमेंशनल स्पेस का एग्जाम्पल। तो बच्चों, किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में होता कुछ यूं है कि 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। प्लेन तो समझते हो ना, प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल। देखो यार, प्लेन अगर याद रखना है ना तो हमेशा याद रखना, प्लेन क्या है, एक शीट ऑफ पेपर। जो पेपर है वो क्या है, प्लेन है, उसकी क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, बस, उसका हाइट का कुछ फंडा नहीं है ना। तो लेट्स से यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर मान लो कि आपके पास 3 पेपर के जैसे 3 प्लेन्स है, ठीक है। और ये 3 प्लेन्स देखो इसको कैसे, स्पेस को कैसे डिवाइड करते हैं। एक प्लेन ऐसे, राइट, दूसरा प्लेन ऐसे और तीसरा प्लेन ऐसे। इस तरीके से 3 प्लेन जो हैं किसी भी 3D स्पेस को 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, राइट। मतलब देखो क्या हो रहा है, ये 3 प्लेन्स कुछ इस तरीके से स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं कि एक 2 मंजिला मकान के जैसा बन गया है। ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं, 1 2 3 4, और इन कमरों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसी तरफ फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे हैं, 1 2 3 4। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, 8 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो ये जो 3 प्लेन्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। और ये जो 8 कमरे जो बने, 4 ऊपर और 4 नीचे, इन सेक्शंस को या फिर इन कमरों को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट्स। तो इसीलिए अब आगे चल के जब भी हम 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इससे पहले तक जैसे 2D में हम बात करते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो बच्चों समझना शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक 3D स्पेस में हम एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये हमारा 3D स्पेस है। 3D स्पेस हम इन जनरल कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इतना तो सबको पता ही है। अब लेट अस सपोज P हमारा एक पॉइंट है, ठीक है।
अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वहां पर हम किस पे फोकस करते हैं कि भाई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या हैं। तो लेट अस से पॉइंट पी के केस में इनकी वैल्यूज है 5, 7, 8। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वाई कोऑर्डिनेट है 7 और जेड कोऑर्डिनेट है 8। ठीक है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम p को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यूज कॉमा देके लिख देंगे। पहले x फिर y फिर z, यानी कि 5, 7, 8। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसको वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। इसी पॉइंट p को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बताओ कैसे लिखेंगे। P को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, यानी कि हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, उस वेक्टर की जो इस पॉइंट को किस पॉइंट से जोड़ के ला रहा है, ओरिजिन से, क्योंकि सारे मेजरमेंट तो विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ही होता है, राइट। तो लेट अस से ओरिजिन से पॉइंट P तक हमने एक वेक्टर बनाया OP। तो इस OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, यानी कि ये जो 5, 7 और 8 थे ना, जो इसके x, y, z कोऑर्डिनेट्स थे, इन्हीं के साथ हमने i कैप, j कैप और k कैप लगा दिया। क्यों लगा दिया, i कैप, j कैप, k कैप ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट। तो इस तरह से देखो हमने वेक्टर कंपोनेंट्स बना दिया इनका, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन वेक्टर फॉर्म इन अ 3D स्पेस। तो बच्चों 3D लाइन को देखने से पहले वो देखते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है हमें ऑलरेडी पता है 2D लाइन के बारे में, 2 डायमेंशनल मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, बस 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेट अस सपोज ये हमारा एक लाइन है AB। अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात करें तो लेट अस से A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो पॉइंट A और पॉइंट B से पास हो रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो, लेट से अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज डाल दें, क्योंकि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, करेक्ट, तो ये वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y2 विल बी 8 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 विल बी 9। दिस इज इक्वल टू y2 that is 8 minus y1 that is 5 divided by x2 that is 9 minus x1 that is 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 6 into y minus 8 is equal to 3 into x minus 9। ये तो समझ आ ही गया, दिस इज 6, दिस इज 3, 3 by 6, तो ये 6 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 2 6, सो दिस विल बी 2 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे इस 2 डायमेंशनल लाइन का इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे। ठीक है, लेट अस से अब बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म की। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये सोचो। वेक्टर फॉर्म में ए को, पॉइंट ए को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करो, ऐसे इसका पोजीशन वेक्टर बना लो। सिमिलरली पॉइंट बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसका भी पोजीशन वेक्टर बना लो। ठीक है ना। अब मैं किस लाइन की बात कर रही हूँ, ए बी की, यानी कि मैं ए बी वेक्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना रहा है, राइट। तीनों वेक्टर्स हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था कि नहीं। तो उस लॉ के हिसाब से देखो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, है कि नहीं। तो मतलब हम लिख सकते हैं ओ ए, वेक्टर सिंबल देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। हम कौन से वाले वेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, ए बी वाले वेक्टर में, क्योंकि हम उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो ओ बी वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद देखो, बी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 9,8। इसका मतलब हम इस ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 9i कैप प्लस 8j कैप। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, 9x कोऑर्डिनेट है और i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, है ना। उसी तरह 8 क्या है, y कोऑर्डिनेट, j कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। तो इसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो OA है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप लिख सकते हैं। बस बहुत बढ़िया। तो अब चलो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू OB दैट इज 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस OA यानी कि 3i कैप माइनस 5j कैप। तो ये हो जाएगा 9i कैप को साथ में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9i कैप माइनस 3i कैप हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5j कैप दैट इज प्लस 3j कैप। तो इस तरीके से हम लाइन AB को रिप्रेजेंट करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी, ये 2D लाइन की कहानी थी। 2D से शुरू किया क्योंकि 2D थोड़ा सा जाना पहचाना सा था। अब 3D में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जस्ट दैट एक्स वाई के साथ साथ एक जेड एक्सिस भी आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं एक 3D लाइन की कहानी। 3D लाइन में क्या हुआ, एक्स वाई के साथ साथ एक जेड एक्सिस भी आ गया, 3 एक्सिस आ गए। इसका मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। जैसे देखो 3, 5, 2। उसी तरह पॉइंट बी है 8, 7, 5, यानी कि 8 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, 7 वाई और 5 जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसके केस में अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अब आप बोलोगे कि मैम आप वेक्टर फॉर्म में पहले क्यों कर रहे हो, अभी तो आप कार्टेशियन फॉर्म पहले बताए थे। वो इसलिए क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म लिखना कंपैरेटिवली इजी है फिलहाल। कैसे, वैसे लॉजिक सेम लगाएंगे। अब देखो ये पॉइंट ए है तो इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएं इस तरीके से बनेगा OA। इसका पोजीशन वेक्टर, लाइन थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट। ये एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगे, भाई वेक्टर्स तो स्ट्रेट ही होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OB वेक्टर। ठीक है, और हम कौन से वेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, AB वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक के साथ लिख सकते हैं कि AB वेक्टर क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। अब आप मुझे ये बताओ OB वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, वेरी सिंपल। OB वेक्टर क्या हो जाएगा, B के कोऑर्डिनेट्स देखो 8i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पे चूंकि एक z एक्सिस आ गया है तो z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज k कैप, वो भी पिक्चर में आ गया है ना। ठीक इसी तरीके से हम OA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो चलो अब AB वेक्टर लिखते हैं। AB वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप माइनस 8i कैप माइनस 7j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो अब i साथ में ले लो, 3 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 5i कैप प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर AB या फिर लाइन AB इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब अगला सवाल दिमाग में क्या आएगा कि भाई वेक्टर फॉर्म तो हमने लिख लिया, तो बचा क्या, बचा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन यहाँ पर शायद आप नोटिस करोगे कि यार कार्टेशियन फॉर्म लिखना इतना सिंपल नहीं है। जैसे 2D में जैसा था वैसा सेम टू सेम यहाँ पे कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे तो Z1 Z2 भी इन्वॉल्व हो गया है ना। तो चलो यही सारी बातें अभी हम करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम एक लाइन को 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म विच इज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सबसे पहले समझो, नाम पे फोकस करते हैं हमेशा की तरह। डायरेक्शन यानी कि ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें डायरेक्शन के बारे में आइडिया देती है, और कोसाइन मतलब ये कॉस ऑफ समथिंग है। ठीक है ना, तो चलो अब समझते हैं ये क्या होता है। अब मान लो एक लाइन है, ठीक है, 3D में, यानी कि ये जो लाइन है ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे ये पता करना हो कि यार इस लाइन का ओरिएंटेशन क्या है, तो कौन मदद कर सकता है,
एंगल मदद कर सकता है, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसका अगर हमें आइडिया हो तो हमें लगभग इसके डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो एज अ कन्वेंशन हम ये मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। और इन्हीं एंगल्स के जो कोसाइन वैल्यूज होते हैं, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसे ही हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस क्यों है वो तो समझ में आ गया, डायरेक्शन क्यों है वो भी समझ में आ गया, है ना। डायरेक्शन कोसाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे का पूरा लेसन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर एल, एम और एन से भी, ठीक है। तो कहीं पे अगर एल, एम, एन दिख जाए तो समझ जाना कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है। एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गामा। तो बच्चों अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल, एम, एन, और इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी हम ये देखेंगे कि ये रिलेशनशिप आया कहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो हमने एक लाइन ले रखा है, लेट अस से दिस इज एस, दिस इज टी, तो एस टी एक लाइन है, ओके। अब लेट्स से हम वेक्टर फॉर्म में अगर इस लाइन की बात करें, सो दिस एस टी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। एज्यूमिंग ए बी सी क्या है, इसके एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट्स के रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम यहाँ पे एक चीज़ और बता सकते हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था ना एक्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, राइट। हम पढ़ते थे, फिजिक्स में भी पढ़ते थे, किसी भी वेक्टर का हम पढ़ते थे ना भाई, अगर एक वेक्टर आर है तो उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा, इस तरीके से हम पढ़ते थे अलॉन्ग अ पर्टिकुलर एक्सिस। अब उसी तरीके से लेट अस सपोज अगर हम इस लाइन की बात करें, लेट अस से लाइन में लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर कॉस एल्फा इज इक्वल टू ए, उसी तरह आर कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, उसी तरह आर कॉस गामा इज इक्वल टू सी। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कह सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, आर कॉस एल्फा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर कॉस एल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, लेट अस से दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, अब देखो इसका स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप इज 1, सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप इज 1, के कैप इंटू के कैप इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो ये एस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो एस टी स्क्वायर है व्हाट इज दिस, अभी देखो यहाँ पे एस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से ऐसे देखो, ये जो एस टी स्क्वायर है इसको अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, अगर डायरेक्ट यहीं से लिखो। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज आर स्क्वायर, है ना। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एस टी होल स्क्वायर को भी हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था कॉस एल्फा, कोसाइन ऑफ एल्फा इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस एल्फा को हम एल से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से भी डिनोट करते हैं, कॉस गामा को हम एन से भी डिनोट करते हैं। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज द रिलेशनशिप दैट वी वर लुकिंग फॉर। यही रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यार ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनके बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस से तो हमारी जान पहचान हो गई, अब बारी है जान पहचान करने की विथ डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होते हैं,
तो बच्चों लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है OP इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, तो हम OP को क्या लिख सकते हैं? OP को हम इन जनरल लिख सकते हैं AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। तो बच्चों ये जो A, B और C है ये क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि A, B, C यहाँ पे जो है यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब आप बोलोगे कि ओके ठीक है, तो फिर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में कुछ रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू R cos अल्फा I कैप प्लस R cos बीटा J कैप प्लस R cos गामा K कैप, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ गया ना हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है? ये है डायरेक्शन कोसाइंस। तो बिल्कुल इनमें रिलेशन तो है। क्या रिलेशन है चलो वो भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू R cos अल्फा। और हमें क्या पता है व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा इज आवर डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम L से भी डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि L यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू A बाई R। R को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो इन अ सिमिलर वे हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं L, M एंड N, इनके साथ किसका रिलेशनशिप होता है? डायरेक्शन रेशियोज का, यानी कि ABC का, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। किसी भी वेक्टर को हम डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में ऐसे लिखते हैं AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। तो ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस बहुत सिंपल है, याद रखना, कोसाइन हैज टू बी कॉस ऑफ समथिंग। सो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम LMN से डिनोट करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस तो अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो लेट अस से ये एक लाइन है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है PQ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोच के बताना। इस लाइन को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ओके। अब हमें ये भी पता है कि इसे हम अगर डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में लिखें तो हम इसे R cos अल्फा I कैप प्लस R cos बीटा के J कैप प्लस R cos गामा K कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू R cos अल्फा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू R cos बीटा, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू R cos गामा। हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि इन रिलेशन से हम कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? मतलब कॉस अल्फा दैट इज डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 बाई आर। उसी तरह कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एक y2 माइनस y1 बाई आर। और ठीक उसी तरीके से कॉस गामा को हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 बाई आर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि यार इस R को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस R को क्या लिख सकते हैं उसको देखने के लिए लेट अस से हमें पता है सिंस वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L क्या है?
L is cos alpha, that means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. अब देखो cos square alpha को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. उसी तरह cos स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. और उसी तरह cos स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो फिर यहाँ से अब देखो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं. यानी कि r इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो r की हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं x1 y1 z1 के टर्म्स में, उसी तरह x2 y2 z2 के टर्म्स में. तो r की हमने वैल्यू निकाल ली. अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यू डाल देंगे. तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई r की जगह लिख देंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जिसके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में भी हम उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिख सकते हैं. तो बच्चों अब यहाँ पर डायरेक्शन एंगल्स तो समझ में आ गया कि ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये डायरेक्शन एंगल्स हैं और किस तरह से हम डायरेक्शन एंगल्स को इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया. अब अगर मैं पूछ लूँ कि यार इसमें डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पे हैं, देखो सोच के बताओ. बिल्कुल पहले स्टेप में दिख रहा है x2 माइनस x1 ये डायरेक्शन रेशियो है, y2 माइनस y1 ये डायरेक्शन रेशियो है, z2 माइनस z1 ये डायरेक्शन रेशियो है. ठीक है, तो देखो द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा के हम डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. जो देखते हैं एक सवाल, तो सवाल ये कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन. ठीक है, मतलब ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, लेट अस से ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सपोज नाम है ए बी सी. तो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं कौन कौन से हैं, पॉइंट ए बी और सी. तो ए का लेट से कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 -4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -5 -2. ठीक है, ये मेरी सिचुएशन है. मुझे बोला गया है कि इस ट्रायंगल के हर एक साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालो. ठीक है, तो लेट अस सपोज हम सबसे पहले फोकस करते हैं साइड ए बी पे. ठीक है, अब साइड ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी जो वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है ओ बी माइनस ओ ए. अब आप बोलोगे ओ ए यहाँ पे कहाँ पे है, मान लो कि ऐसे करके एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है जहाँ पे एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉइंट ए को जोड़ दो, ओरिजिन से पॉइंट बी को जोड़ दो, तो ओ बी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ओ बी की क्या हो जाएगी वैल्यू, चूंकि बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम लिख सकते हैं -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ओ ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप. ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1 आई कैप माइनस 3 आई कैप यानी कि -4 आई कैप प्लस जे कैप -5 जे कैप यानी कि -4 जे कैप प्लस 2 कैप प्लस 4 के कैप यानी कि +6 के कैप. ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी.
ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। अब किसी भी वेक्टर को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मतलब ए बी सी क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेक्टर ए बी के लिए इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं -4 +6, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइन बोले तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को हमने देखा था ना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन होता है। सो डायरेक्शन कोसाइन दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c², ये रिलेशन होता है ना। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू सी की है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को डाल देंगे तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो कॉस अल्फा की वैल्यू निकली दैट इज -4/2√17। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू, तो b है यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय √68 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2√17। ठीक इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस गामा विच विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय ये पूरा √, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय √68 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2√17। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइड ए बी के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या है, -4/2√17, -4/2√17 एंड 6/2√17। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की ये किसके लिए की, साइड ए बी के लिए की। बट क्वेश्चन ने पूछा है तीनों साइड के लिए ये करना है। तो अब ए बी का तो मैंने करके दिखा दिया, ए सी का और बी सी का आप खुद से कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन, एग्जैक्टली सिमिलर कैलकुलेशन ही चलेगा, तो इसको आप खुद से करके देख लेना। तो बच्चों याद है आप लोगों को कि क्लास 11th में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी इन 2D, याद है, कुछ याद आ रहा है, याद करने की कोशिश करो। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 डायमेंशन में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, याद आया, नहीं आया? अब याद नहीं आया तो जाओ जाके 11th की मैथ्स की वीडियोस देखो, और क्या कह सकती हूँ मैं। तो अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस 3D, स्पेस मतलब 3D, प्लेन मतलब 2D, ठीक है ना। तो अभी क्या एजेंडा है कि लाइन की इक्वेशन को देखेंगे 3 डायमेंशन में, ठीक है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि यार एक लाइन को हम यूनिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बोलने का मतलब है एक लाइन के बारे में मैं ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दे दूं जो ये बता दे कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा लाइन हो ही नहीं सकता है, राइट। तो एक लाइन को यूनिकली डिफाइन क्या क्या कर सकता है। पहला चीज, अगर हम ये बता दें कि जो लाइन है इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इट हैज अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर हमने ये बता दिया कि भाई ये जो लाइन है ना ये इस पॉइंट से पास होगा और इसकी ये डायरेक्शन होगी, जहां हमने ये बता दिया तो आप खुद सोच के देखो इस पॉइंट से पास होने वाले और भी लाइंस हो सकते हैं, बट उन सब के डायरेक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर मैंने एक पॉइंट भी मेंशन कर दिया और एक डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया, यानी कि भैया इसको सेटिस्फाई करने वाला अपना एक ही लाइन होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है यूनिकली डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है अगर हम ये बता दें कि ये लाइन जो है ये इन 2 गिवन पॉइंट से पास करता है। 2 गिवन पॉइंट से पास करने वाला लाइन भी मेरे बच्चों एक ही हो सकता है। आप खुद ट्राई करके देख लो, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, खुद सोचो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन एक से अधिक होगा क्या? अगर होगा तो बता दो भाई, फिर तो आपको शायद नोबेल प्राइज मिल जाए, है ना। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन बच्चों एक ही है। तो यानी कि किसी भी लाइन को हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं विथ वन ऑफ दीज क्राइटेरिया। तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे लाइन की जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और एक गिवन लाइन से पैरेलल है। यस, तो चलो ध्यान से इस पिक्चर को देखते रहो तभी अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सपोज एक गिवन पॉइंट है ए, ठीक है। मैंने बोला कि मैं जिस लाइन की बात कर रही हूँ वो लाइन इस पॉइंट ए से पास कर रहा है और वो एक गिवन लाइन बी से पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन बी आप देख रहे हो इससे पैरेलल है और ये जो पॉइंट ए आप देख रहे हो उसके से ये पास हो रहा है,
ठीक है। तो अब ये जो मेरी लाइन L है जिसकी मैं बात कर रही हूं, इसका इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगी? इक्वेशन को लिखने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट अस से इस लाइन L में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R। पोजीशन वेक्टर तो सभी समझते हो, मतलब उस पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाओ, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर उस पॉइंट की पोजीशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो देखो इसके वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? लैम्डा बी इज इक्वल टू आर माइनस ए। तो बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पे बी आर ए ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। बी क्या है? ऑब्वियसली वेक्टर ऑफ द गिवन लाइन बी जिसके ये पैरेलल है। ए क्या है? ए है पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है उस पॉइंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसका पोजीशन वेक्टर ही तो लिखेंगे, सो दैट इज ए। और आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ऑन द लाइन एल। ठीक है। तो बच्चों आगे चल के आप देखोगे कि जितने भी इक्वेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उन सब का हम वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल यहां पर हमने क्या देखा? वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो चलो अब मैथमेटिकली देखते हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं एक लाइन L का विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और ये जो लाइन है ये गिवन लाइन B के ये पैरेलल है। ठीक है। तो मैथमेटिकली जो लाइन B है उसको हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स से कि जो लाइन B है इसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC, तो इसको हम लिखेंगे A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ठीक उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में जो पॉइंट A है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि देखो पॉइंट A को ओरिजिन से जो लाइन जोड़ रहा है ये वाला लाइन, ये क्या है? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके। अब लेट अस से जो लाइन L है, मतलब जो हमारा मेन मुद्दा है, जिस लाइन की मैं बात कर रही हूँ, लेट अस सपोज कि उस लाइन पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P है। ठीक है। और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R, एंड दिस R इज इक्वल टू x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप। ठीक है। ओके। अब इस तरह के सिचुएशन में जब हमारा जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और एक गिवन लाइन के पैरेलल है, वैसे केस में हम क्या लिखते हैं? ऐसे केस में हम लिखते हैं इस इक्वेशन को इन वेक्टर फॉर्म, लैम्डा b इज इक्वल टू r माइनस a, जहाँ पर b r a ये सारे वेक्टर्स हैं और लैम्डा क्या है? एनी रियल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये b a और r की ये वैल्यूज पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए की जगह हम लिखेंगे x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा इस तरफ लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, और इस तरफ क्या हो जाएगा? आई कैप को साथ में ले लो, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आई कैप का जो भी कंपोनेंट दोनों तरफ है उनको अगर हम इक्वेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई ए, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये कैसे लिखा मैंने? आई कैप का इधर क्या है कंपोनेंट? लैम्डा ए, इधर क्या है? x माइनस x1, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू x माइनस x1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई ए। उसी तरह जे कैप के कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, और ठीक उसी तरह के कैप के कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता है उस पॉइंट के जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, और अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है उस लाइन के जिस लाइन से वो पैरेलल है, तो हम इसका इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सवाल कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through a point 1 2 3 and is parallel to the vector 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap। मतलब ये कैसा वाला लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, x1 y1 z1 की, ये x1 y1 z1 की वैल्यू है, एंड इट इज़ पैरेलल टू अ लाइन जिसका वेक्टर फॉर्म ये है, यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -2। तो ये जो है इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चलती है। अब चलो इक्वेशन लिखते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर से हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन अभी अभी हमने डिराइव किया था, क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये होता है। तो चलो लिखते हैं x माइनस x1 बाई ए की वैल्यू है 3, y माइनस y1 बाई बी की वैल्यू है 2, z माइनस z1 बाई सी की वैल्यू है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस z बाई 2। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसी का अगर वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो चलो अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, लैम्डा बी इज इक्वल टू आर माइनस ए। ठीक है, यही कहता है। ओके, अब लैम्डा बी तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लिख दो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, xi कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस ए क्या लिख सकते हैं, ए को हम इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख सकते हैं 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ए, यानी कि माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर r है, दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 3k कैप। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो चलो बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल। तो क्वेश्चन कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस 5 बाई 3 y प्लस 4 बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाई 2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। मतलब अगर किसी लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो क्या हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमें क्या पता है, कार्टेशियन इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अब इस जनरल फॉर्मेट के साथ इस गिवन इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो आपको क्या दिखेगा कि आपको a, b और c की वैल्यूज़ दी हुई हैं 3, 7 और 2। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, x1, y1, z1 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, x1, y1, z1 की वैल्यू दी हुई है। कितनी कितनी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -4, z1 की वैल्यू है 6, राइट। 6 क्यों है, क्योंकि z माइनस z1, तो z1 कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब चूंकि ये सारी चीज़ें दी हुई है तो हम कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे जो वेक्टर्स हैं b और a, इनको हम लिख सकते हैं। b वेक्टर क्या है, जिस लाइन के ये पैरेलल है, और b वेक्टर वो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a, b और c। तो यानी कि b वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 7j कैप
प्लस 2k कैप। ठीक उसी तरीके से ए वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्या होता है, वो वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 z1। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ओके। अब हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू लैम्डा बी इज इक्वल टू आर माइनस ए, यानी कि r इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस ए। तो लैम्डा इंटू बी वेक्टर दैट इज 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, माइनस ए वेक्टर ये है दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया इसीलिए सबके साइन उल्टे हो गए हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 5i कैप प्लस 7 लैम्डा प्लस 4j कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लाइन की जो दो गिवन पॉइंट से पास होता हो। ठीक है, तो दो गिवन पॉइंट्स हैं, मतलब लेट्स से दो पॉइंट्स है ए एंड बी जिनके पोजीशन वेक्टर्स है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब मैं एक लाइन की बात कर रही हूँ जो ये दोनों पॉइंट्स ए और बी से पास हो रहा हो। तो इसके इक्वेशन को पहले वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये जो लाइन एल है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें एक पॉइंट पी है, मान लो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो हमारा इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, जहां पर अगेन बी ए आर ये सारे वेक्टर्स हैं और लैम्डा इज एनी रियल नंबर। अब अगर बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में अभी ना हम ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो इसीलिए अच्छा रहेगा अगर हम इनके मेमोरी टिप्स भी साथ साथ देखते चले। ठीक है ना, थोड़ी ही देर पहले हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी जो एक पॉइंट से पास होता था और एक गिवन लाइन के पैरेलल होता था, और उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यही तो होता था, बिल्कुल यही होता था। अब हम बात कर रहे हैं कि दो गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है। तो यानी कि अब मुझे ये ए बी सी की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि कोई गिवन लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ दो गिवन पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मुझे x2 y2 z2 को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, इनका जो डिनोमिनेटर है उसमें से ए बी सी गायब हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और बन गया हमारा नया इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। राइट, तो ये इक्वेशन किस लाइन के लिए है, ऐसा कोई लाइन जो दो पॉइंट्स ए और बी से पास हो रहा हो, जहां पर ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ग्रेट। तो चलो बच्चों अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6, यानी कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चूंकि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं। राइट, इनके पोजीशन वेक्टर्स हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा वेक्टर ए हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, और उसी तरह से हमारा वेक्टर बी हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हो जाएंगे। अब वेक्टर फॉर्म में इस तरह के लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले a लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a। अब देखो या इन दोनों से हम b माइनस a वेक्टर को पहले ही लिख लेते हैं तो और आसान रहेगा। b माइनस a क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 3i कैप 0
माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो ये भी 0, 6k कैप माइनस ऑफ माइनस 5k कैप, तो यानी कि हो जाएगा 11k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा 11k कैप। सो दिस विल बी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस या फिर प्लस लैम्डा के 11 लैम्डा माइनस 5k कैप। सो r इज इक्वल टू दिस। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, ये होता है। अब देखो यहाँ पे x1, y1, z1, x2, y2, z2 सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, तो दिस इज प्रिटी सिंपल। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस y1। सो y माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, y2 इज -2 और माइनस ऑफ -2, तो ये भी 0 ही होगा। उसी तरह z माइनस z2 हो जाएगा z माइनस z1 दैट इज z माइनस -5 विच इज z प्लस 5 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3 बाई 0 इज इक्वल टू y प्लस 2 बाई 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 बाई 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो बच्चों भाई यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, स्क्यू लाइंस। सुना है कभी नाम स्क्यू लाइंस? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अब सीख लो। तो स्क्यू लाइंस हम उस तरह के लाइंस को कहते हैं जो ना तो पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं, राइट। अब पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस तो सबको पता ही होगा। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन में देखी होगी ना, वो जो पटरी होती है रेलवे ट्रैक्स, तो वहाँ पे देखा होगा वो दोनों बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हो गए पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग बोले तो दो लाइंस जो मीट कर जाते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं एक पॉइंट पर, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस वो होते हैं जो दोनों में से कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, आप सोचोगे कि कोई भी दो लाइन, मान लो दो लाइन ऐसे है, अब अभी तो फिलहाल मीट नहीं कर रहे बट आगे जाके मीट कर जाएंगे, राइट। बट मैं वैसे लाइंस की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं देखो कैसे लाइन की बात कर रही हूँ। जैसे मान लो इस नोटबुक की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बाय द वे ये लर्नो हब का नोटबुक है, ठीक है। सो एनीवेज ये नोटबुक है हमारा, ठीक है। अब इस नोटबुक का ये वाला जो लाइन है, राइट, और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन की बात करूँ तो क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कभी भी मिलेगा? कभी भी जिंदगी में कभी भी ये दोनों लाइंस मिलेंगे? ये कहीं भी चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, और ये लाइन कितना भी इधर चला जाए, कितना भी इधर चला जाए, ये दोनों लाइंस क्या कभी भी मीट करेंगे? कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर तो है नहीं, राइट। ये कहीं और ही जा रहा है, ये कहीं और ही जा रहा है, लेकिन ये कभी मीट भी नहीं करेंगे, और ये क्या है, ये पैरेलल भी नहीं है। यानी कि इस तरह के लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। अब बात करते हैं लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि वो तो मीट ही कर जा रहे हैं यार एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0, है ना। अगर बात करें हम पैरेलल लाइंस की, ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में क्या है, दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है हम कैसे निकालेंगे? एक लाइन का एक पॉइंट, दूसरे लाइन का एक और पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका कितना लेंथ है, वो बताएगा हमें इनका डिस्टेंस। अब पैरेलल लाइंस के केस में तो यार डिस्टेंस पूरे समय बराबर ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एज सच कोई लॉजिक नहीं बनता। तो स्क्यू लाइंस के केस में अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो चेंज होते रहता है,
राइट तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो हम नोटिस करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा होता है जो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक लाइन का एक पॉइंट लो, दूसरे लाइन का एक और पॉइंट लो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ऐसा लाइन जो दोनों गिवन लाइन से परपेंडिकुलर हो, वो देगा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। कैसे निकालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चलो देखें। तो चलो सबसे पहले देखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो लेट्स से हमारे जो दो स्क्यू लाइंस हैं वो है L1 और L2, तो उनके हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R2 इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, लैम्डा और म्यू दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इस तरीके से हम इन दोनों लाइंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे A1 B1 A2 B2 क्या है, सबको समझ में आ गया ना। मतलब एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द रेस्पेक्टिव लाइंस, जैसे L1 के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स है A1 B1, उसी तरह से L2 लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स जिनकी पोजीशन वेक्टर्स है A2 B2। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय D एंड दैट इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस और इस पूरे का मॉड्यूलस। ठीक है, अब इस एक फॉर्मूले को थोड़ा याद कर लेना, राइट। एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आगे के एक दो फॉर्मूले आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देख के देखो एक बात साफ पता चल रही है, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, इसीलिए लास्ट में हमें एक नंबर मिलने वाला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक नंबर ही तो होगा, है कि नहीं। तो इसको फॉर्मूला क्या है हमारा, B1 क्रॉस B2 डॉट A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस और इस पूरे का मॉड्यूलस, यानी कि इस पूरे का जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम कंसिडर करेंगे एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। तो अब इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब यार कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे दो लाइंस के इक्वेशन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेट अस सपोज L1 लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। एज्यूमिंग कि ये जो L1 लाइन है ये किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रहा है। उसी तरीके से लाइन L2 के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x2 बाई A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2। इस तरह के इक्वेशंस हमने अभी कवर किए थे, राइट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, ओके। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस। इसमें देखो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एक डिटर्मिनेंट है विच इज गिवन बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट है और डिनोमिनेटर में क्या है, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, मतलब b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर प्लस c1 a2 यानी कि ये वाला C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना पड़ेगा, राइट, टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने बेसिकली क्या किया है, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम करते हैं ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही चीज किया हुआ है डिनोमिनेटर में, और ऊपर का डिटर्मिनेंट यू कैन रिमेंबर इन अ पैटर्न। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो बच्चों चलो अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे ही पैरेलल लाइंस हो जाएगा तो क्या होगा, पहले जैसे स्क्यू लाइंस के केस में A1 A2 की वैल्यू अलग अलग थी, B1 B2 की वैल्यू अलग अलग थी। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो B1 और B2 की वैल्यू सेम है, इसीलिए B1 B2 ना लिख के अब हम लोग B लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ओके, तो पहले वाले लाइन को रिप्रेजेंट किया A1 प्लस लैम्डा B से, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट किया A2 प्लस म्यू B से। ओके, तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था वहां पे यार वो B1 क्रॉस B2 वाला जो टर्म था उसका तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि B1 B2 तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ B है। तो क्या करो, सिंपल है, B1 क्रॉस B2 की जगह हमने क्या किया, B क्रॉस A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई, पहले था B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, अब B1 B2 तो है नहीं, इसीलिए B का मॉड्यूलस। ठीक है ना। तो देखा पिछले वाले फॉर्मूला को याद किया तो ये वाला फॉर्मूला कितना आसान हो गया है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों लाइन के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली, अब बारी है प्लेन की। ठीक है, तो प्लेन, सबसे पहले तो प्लेन के इक्वेशन को देखने से भी पहले हम ये देखेंगे कि एक प्लेन को हम यूनिकली डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लाइन के केस में हमने देखा था कि यार अगर एक लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज अ यूनिक डेफिनेशन ऑफ दैट लाइन। सिमिलरली अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी और गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं एक यूनिक डेफिनेशन फॉर अ लाइन। उसी तरह से एक प्लेन को हम यूनिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कि उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है दैट नॉर्मल इज गिवन एंड डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, वो प्लेन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से वो पास हो रहा है, मतलब वो पॉइंट उस प्लेन में लाई कर रहा है और वो प्लेन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब भी हमें पता चल जाएगा कि यार हम इस पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन है कि अगर वो प्लेन किसी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, तीन नॉन कोलिनियर मतलब वो तीन पॉइंट्स जो हैं एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, ऐसे तीन पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास हो रहा है, इसका मतलब वो प्लेन यूनिक है, क्योंकि वो तीन पॉइंट से पास होने वाला कोई दूसरा प्लेन हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिकली एक प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो अब इन्हीं सारे क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे प्लेन की जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो हमें पता है और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी हमें पता है। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? पहले देखेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मान लो हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट P लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, हमने कहा कि यार ये जो प्लेन है इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज n कैप, दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, मतलब एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ओके। और मैंने क्या बताया कि हमें इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमें पता है एंड लेट्स से दैट डिस्टेंस इज d। तो देखो पिक्चर में तीनों चीजें साफ दिख रही, प्लेन दिख रहा है, राइट, प्लेन दिख रहा है। ठीक है, प्लेन का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है दैट इज d, क्लियरली दिख रहा है, ग्रेट। यूनिट वेक्टर क्या है? इसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दैट इज n कैप। ठीक है, और r क्या है? इसी प्लेन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है r। तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन विल बी इक्वल टू r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, जहां पर r इज द पोजीशन वेक्टर, n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर इसी इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, यानी कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्मेट, तो हम कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे इसे Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d। d क्या है? सबको पता है, राइट, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। Lmn क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके डायरेक्शन कोसाइंस है? नॉर्मल वेक्टर के, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें प्लेन का इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा, गिवन क्या क्या रहेगा? प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन रहेगा और क्या गिवन रहेगा? नॉर्मल वेक्टर गिवन रहेगा। तो नॉर्मल वेक्टर जब गिवन रहेगा तो हम नॉर्मल वेक्टर से उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के कॉन्सेप्ट्स तो हमें ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं, है कि नहीं? तो अगर Lmn की वैल्यू आपने निकाल ली तो कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d। तो चलो भाई देख लेते हैं एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin। मतलब origin से इसका distance 7 units है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये d की वैल्यू है। and normal to the vector 3i cap plus 5j cap minus 6k cap, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, बट मुझे पता है कि वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? n कैप, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ऐसे निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर, है ना? ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस वाले वेक्टर का। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 9 प्लस 25 प्लस 36, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 70। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 70।
ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अभी अभी हमने सीखा था कि r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये होता है प्लेन का इक्वेशन। तो अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू r डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर 70 इज इक्वल टू d की वैल्यू दी हुई है 7, ठीक है। सो देयरफॉर r डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 7 इंटू रूट ओवर 70। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो चलो बच्चों देखें अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। मतलब प्लेन का जो इक्वेशन है जो दिया हुआ है दैट इज इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो देखो ये इसी फॉर्मेट में दिया है, यानी कि वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो चलो देखते हैं इससे हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो r वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट, उसके साथ डॉट में क्या है, ये गिवन वेक्टर। तो इसके साथ डॉट में हमने लिख दिया s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप एंड दिस इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, i कैप के साथ यहाँ पे है x और उधर i कैप के साथ है s माइनस 2t, ये हो जाएगा। उसी तरह से j कैप के साथ इधर है y और उधर है 3 माइनस t। उसी तरह k कैप के साथ इधर है z और उधर है 2s प्लस t एंड दिस इज इक्वल टू 15। अब गौर से इस इक्वेशन को देखो, क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे lx प्लस my प्लस nz, यहाँ पे तो वही है, l की जगह s माइनस 2t है, m की जगह 3 माइनस t है और n की जगह 2s प्लस t है। तो ये भी तो lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d इसी फॉर्मेट में है कि नहीं। तो यानी कि ये जो इक्वेशन हो गया दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड दैट्स आवर आंसर। बहुत बढ़िया। तो चलो अब बात करते हैं हम एक और तरह के प्लेन की जो परपेंडिकुलर है एक गिवन वेक्टर के एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये प्लेन यूनिक है, ऐसा एक ही प्लेन मिलेगा जो एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है और जो एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। अब देखो इसको पहले समझ लेते हैं। अब जैसे ये मेरा एक गिवन वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये वेक्टर है, एरो से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला यार इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाते हैं, ये एक प्लेन है, ठीक है। आपने बोला एक क्यों मैम, देखो 1 2 3 4 प्लेन्स बना दिए मैंने। हाँ भाई बात तो सही है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि एक ऐसा प्लेन जो एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये तीनों चारों प्लेन्स जो हैं इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। लेकिन जहां मैं इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देती हूं कि ये एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर तो है, साथ ही साथ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जिससे वो पास करता है। अब देखो जैसे ही मैंने इस वेक्टर के अलावा एक और पॉइंट ए मार्क कर दिया, दैट इज ट्रू ओनली फॉर वन प्लेन। अब मुझे कोई दूसरा और प्लेन नहीं मिलेगा जिसके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू हो कि ये उस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो और ये उस गिवन पॉइंट से पास भी हो, है ना। तो यानी कि ये हो गया एक यूनिक डेफिनेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इस तरह के प्लेन के इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0, जहां पर n जो है देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कैपिटल N है। ये कैपिटल N इज दिस वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर है ये प्लेन, ठीक है। मतलब ये प्लेन जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है दैट इज डिनोटेड बाय दिस कैपिटल N वेक्टर, ठीक है। ओके,
ए वेक्टर क्या शो कर रहा है, ये जो गिवन पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज ए। और आर क्या है, हम सबको पता है कि इस प्लेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में हम एक ऐसे प्लेन के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, a माइनस आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म बोले तो उसमें हम थोड़ा सा अलग टोन कर देंगे अपना कि यार ये एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है ये प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है एक वेक्टर n के जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात करना है ना। इस केस में मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ वेक्टर n और x1 y1 z1 जो है ये कोऑर्डिनेट्स है उस पॉइंट का जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने ये जो प्लेन के इक्वेशन डिस्कस किया, ये किस तरह के प्लेन के लिए डिस्कस किया, जो एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है और जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलो देखें एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। यानी कि यहाँ पे हमने ये बोला है कि एक प्लेन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और उसका जो नॉर्मल है उसके बारे में हमें पता है, राइट। यानी कि ये जो वेक्टर है दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और लेट अस से कि ये जो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की हम बात करें, लेट से हम a से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप, 0 j कैप माइनस 2 k कैप। सो बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं i कैप माइनस 2 k कैप, ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो भी गिवन चीज़ें हैं वो हम लिख सकते हैं। लेट्स से r माइनस i कैप प्लस 2 k कैप डॉट n कैप की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब बात करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम r की जगह लिख देंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस a वेक्टर। यहाँ पे भी हम इसी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, जस्ट दैट r की जगह हम डाल दे रहे हैं इसको इन टर्म्स ऑफ x i कैप y j कैप और z k कैप। तो माइनस a कैप हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। दिस डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, यह है x माइनस 1 i कैप प्लस y j कैप प्लस z प्लस 2 k कैप, ठीक है। अब इसके साथ डॉट करेंगे हम i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब चलो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस y माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर आंसर।
तो यानी कि ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म याद है ना, तो वेक्टर फॉर्म का ऑफ इक्वेशन तो एज इट इज निकल आएगा। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहीं पर सिर्फ आर की जगह हम एक्स आई वाई जे जेड के ऐसे डाल देंगे और इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो अपने आप हमें एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ तक 3D ज्योमेट्री अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन की जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, बोलने का मतलब है कि अगर हमें ये पता हो कि यार एक प्लेन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ऐसा प्लेन एक ही होगा जो गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं आर एस टी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स है ए बी सी। ठीक है, ओके हमेशा की तरह मान लेते हैं कि हमारे प्लेन में एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, तो इस प्लेन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R माइनस ए डॉट B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई A B C ये सारे वेक्टर्स हैं, वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के। R जो है वो पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P ऑन द प्लेन। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी वेक्टर फॉर्म की। अब मान लो अगर इसी प्लेन का इक्वेशन लिखना हो कार्टेशियन फॉर्म में, तब क्या करेंगे, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में हम बात करेंगे कि भाई 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, तो अब ऐसा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बताओ जो इन तीनों पॉइंट से पास होता हो। तो यहाँ पे तो कार्टेशियन फॉर्मेट के इक्वेशन में हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। हम कहते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सब कुछ तो आपने सीख ही लिया है अपने क्लास 12 के मैथमेटिक्स में। हालांकि अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चन भी लेंगे ताकि कैलकुलेशन वाला पार्ट भी एकदम क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर एक खास बात पे ध्यान देना है। अभी अभी मैंने बोला था कि एक प्लेन को हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं अगर हम ये बताएं कि भाई ये प्लेन जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन अगर वही 3 पॉइंट्स कोलिनियर निकल आए तो तब हम प्लेन को यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू मल्टीपल प्लेन्स पास कर सकते हैं। कैसे दिखाती हूँ मैं। लेट अस सपोज ये मेरा एक प्लेन है, दिस इज वन प्लेन। अब इस प्लेन में अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला प्लेन सिर्फ और सिर्फ यही प्लेन होगा। ये प्लेन से ऊपर चले जाओ तो ये 3 पॉइंट्स नहीं आएंगे, इसके नीचे चले जाओ ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, ऐसे प्लेन ले लो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन में आएंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट्स। मान लो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ, एक यहाँ। अब ये तीनों जो पॉइंट हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। अब देखो ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन ये वाला है ना, दूसरा प्लेन ये वाला है। ऐसे करके देखो कितने प्लेन्स हो सकते हैं। एक प्लेन ये वाला भी है, क्योंकि ये वाला भी जो प्लेन है इसमें भी तो ये 3 पॉइंट लाई कर रहा है। ये वाला जो प्लेन है इसमें भी ये 3 पॉइंट लाई कर रहा है। ये वाला जो प्लेन है इसमें भी ये 3 पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं उससे पास कर सकते हैं। तो इसीलिए उस केस में हम उसे यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कई बार आपके एग्जाम में ऐसा होता है कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ठीक है, और बोला जाता है कि यार प्लेन का इक्वेशन लिखो जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तब तो आप ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन दे ही नहीं सकते हो, है कि नहीं। तो चलो बच्चों यहाँ पे आ चुका है हमारा एक और सवाल, और क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स 1 1 -1 6 4 -5 एंड -4 -2 3। ठीक है, तो लेट अस से ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हैं A, B और C। तो देखो मैंने पहले ही बताया था जब कभी भी हमें ये पूछा जाता है कि भाई ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इन 3 पॉइंट्स से पास हो रहा है, तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, क्योंकि अगर तो ये कोलिनियर है तो ऐसा इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कोलिनियर है कि नहीं।
कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। लेट अस से ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर तो ये कोलिनियर होंगे, मतलब अगर ये एक ही लाइन में लाई करेंगे, इसका मतलब ये प्लस ये विल बी इक्वल टू ये। समझ गए बात? मतलब अगर तीनों सेम लाइन में लाई करेंगे तो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर नहीं है। तो इसी लॉजिक से हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये, मतलब प्रूफ तो नहीं, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। ठीक, तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए बी क्यों निकाल रहे हैं? अभी बताया ना मैंने यार, ये लेंथ्स निकालनी होगी टू चेक कि क्या इन दोनों का सम, किसी भी दो लेंथ का सम तीसरे लेंथ के बराबर है क्या। ठीक है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, और इसका जो लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेक्टर है और इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √50। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी में देख लो वही कॉन्सेप्ट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यानी कि ये हो जाएगा -10 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, और इस बी सी का लेंथ एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, √-10 का होल स्क्वायर यानी कि 100 प्लस -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 का होल स्क्वायर यानी कि 64। सो दिस विल बी इक्वल टू √200 दैट इज 10√2। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते थे 25 × 5, सो 5√2 इसको लिख सकते थे। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे ए सी वेक्टर की लेंथ। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ये सेम लॉजिक x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये हो जाएगा -5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए सी की लेंथ निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, √-5 का होल स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस -3 का होल स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज़ 16 यानी कि √50 जिसे हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ए बी, बी सी और ए सी तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली। अब वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से देखो, 5√2, 5√2 और इसका 10√2। क्या यहाँ से इन तीनों वैल्यूज़ को देख के ये पता चलता है कि दो वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें तीसरा वैल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ए बी की वैल्यू 5√2 प्लस 5√2 करेंगे तो 10√2 आ जाएगा। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी और ए सी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बी सी। यानी कि ये जो जिस लॉजिक की मैंने बात की थी ये लॉजिक ट्रू है, यानी कि ए बी और ए सी, यानी कि बी बीच वाला पॉइंट नहीं है। बीच वाला पॉइंट कौन है, सोच के बताओ। ए बी और ए सी दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी बनेगा, यानी कि जोड़ने के बाद बी सी बन रहा है। ये पूरा बी सी है, ये ए है, तो ए बी का लेंथ प्लस ए सी का लेंथ ये दोनों को जोड़ दोगे तो बी सी मिल जाएगा। इसीलिए देखो वैसा ही कुछ निकला। ए बी की लेंथ थी 5√2,
AC की लेंथ भी थी 5√2, दोनों को जोड़ दोगे तो BC मिल जाएगा, दैट इज 10√2। इससे क्या पता चला कि ये तीनों गिवन पॉइंट्स जो हैं दे आर कोलिनियर, वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, यानी कि ऐसे किसी प्लेन का इक्वेशन हम निकाल ही नहीं सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। ऐसा कोई यूनिक प्लेन का हम निकाल नहीं सकते। चलो अब बात करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। मतलब एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन अगर हमें लिखना है जो प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस में इंटरसेप्ट्स बना रहा हो। इंटरसेप्ट तो समझते हो, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस को वो ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को वो बी पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस को वो सी पे कट कर रहा है, राइट। तो ये ए बी सी जो है वो इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह के प्लेन जिसके ए बी सी इंटरसेप्ट्स हैं ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इसके इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो चलो भाई इंटरसेप्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि सिचुएशन कैसा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस है हमेशा की तरह। लेट अस से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। मैं अभी बात कर रही हूँ एक ऐसे प्लेन की जिसका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे है 3। मतलब लेट से वाई एक्सिस का अगर ये वाला पॉइंट है y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये प्लेन कैसा है, ये ZOX प्लेन के पैरेलल है। मतलब ये वाला जो प्लेन है ना, मतलब यूँ समझो ये ऐसे है, ठीक है, ये वाई एक्सिस ऐसे है ना, और ये जो मेरा हाथ है ये मेरा ZOX प्लेन है। तो यहाँ पर इस वाई एक्सिस पे जो प्लेन है ना वो उस वाले नीचे वाले प्लेन से पैरेलल है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ये प्लेन। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 3 0, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट +3 है, लेकिन x और z कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसके बिल्कुल पैरेलल में है। बात समझ में आ रही है? तो x और z कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है। तो अब बात करेंगे हम इसके इक्वेशन। तो चूंकि ऐसा है तो इस तरह के प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 3। इतना ही तो होगा इसका इक्वेशन, क्योंकि x और z प्लेन में तो ये है ही नहीं, ऐसे है, उससे पैरेलल है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ओनली y इज इक्वल टू 3 एंड दैट्स द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं हम ऐसे प्लेन्स के बारे में जो दो डिफरेंट प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट रियली। लेट अस सपोज, कॉपी से समझेंगे, लेट अस सपोज कि ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, ठीक है, और इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दोनों प्लेन्स मीट कर रहे हैं। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से पास करने वाला एक प्लेन है ये, राइट। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन पास कर रहा है फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा सवाल है, ठीक है। पहले वेक्टर फॉर्म देखेंगे। हमें पता है कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r.n इज इक्वल टू d, अगर हमें उस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है विच इज d, ठीक है। तो ये जो दो गिवन प्लेन्स है, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं r.n1 इज इक्वल टू d1। उसी तरह इधर वाले के लिए लिख सकते हैं r.n2 इज इक्वल टू d2, ठीक है। अब अगर इस बीच वाले की बात करें, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे r.n1 लिखे कि n2, दोनों का रोल है इसके केस में, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो n की जगह यहाँ पे लिख देंगे n1 प्लस लैम्डा n2। उसी तरह इज इक्वल टू d की जगह क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी सिर्फ d तो नहीं होगा यार, क्योंकि इसमें d1 भी इन्वॉल्व है, d2 भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस लैम्डा d2। यानी कि कुल मिला के एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो दो गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो विल बी इक्वल टू r.n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब उसी तरीके से अगर इसी प्लेन का इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना हो, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कैपिटल A B C जो है, यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू प्लेन्स। दोनों प्लेन्स के जो डायरेक्शन रेशियोज है ये वो है,
ठीक है। और D1 और D2 तो हमने बता ही दिया था, दोनों प्लेन्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज D1 एंड D2। तो इस तरीके से हम दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन को लिख सकते हैं, बोथ इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो चलो देखते हैं एक और सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the intersection of the planes 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0 and x plus y plus z minus 2 is equal to 0। तो ये मेरे दो गिवन प्लेन्स हैं। तो लेट अस से जब दो गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन पास होता है तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? हम कैसे लिखते हैं? ax1 plus bx2 plus ax plus by plus cz minus d plus lambda of ax2 plus by2 plus cz2 minus d2 is equal to 0 वैसे लिखते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का लिख लो 3x minus y plus 2z minus 4, ये हो गया, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाले इक्वेशन का लिख लो विच इज x plus y plus z minus 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन में एक कैच है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट 2,2,1। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई जेड में इसकी वैल्यू डाल दें तो उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो वही करेंगे। सिंस इट पासेस थ्रू 2,2,1 तो उसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस y की वैल्यू 2 प्लस z की वैल्यू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 2 प्लस z की वैल्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 कैंसिल, तो लैम्डा इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 तो ये हो जाएगा -2/3। तो देखो लैम्डा की मैंने वैल्यू निकाल दी -2/3। अब क्या करो, इसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो इसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा की जगह हो जाएगा -2/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z minus 2 is equal to 0. So this will be the equation of the plane जो दो given planes के intersection से पास हो रहा है। तो अब अगर हम चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे जो x वाले टर्म्स हैं जैसे कि 3x माइनस 2x/3 इनको साथ में कर लिया, उसी तरह से -y माइनस 2/3y ये साथ में हो गए, उसी तरीके से प्लस 2z माइनस 2/3z ये साथ में हो गए, फिर -4 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0 ये साथ में हो गए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे x, y, z इन सब को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिल जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ से शुरू होगा हमारा अगला टॉपिक विच इज कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो गिवन लाइंस कोप्लेनर है या नहीं। कोप्लेनर बोले तो वो सेम प्लेन में लाई करते हैं तो कोप्लेनर है, सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं तो कोप्लेनर नहीं है, राइट। तो लेट अस से अगर हमारे पास, पहले बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की, लेट अस से हमारे पास दो लाइंस हैं विच आर अगेन डिनोटेड एज r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये हमारे दो डिफरेंट लाइन्स हैं। ये दोनों लाइन्स कोप्लेनर तभी होंगे अगर a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये दो गिवन लाइंस जो है ये कोप्लेनर होंगे। तो ये तो कंडीशन हो गई वेक्टर फॉर्म में। इसी कंडीशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी बता सकते हैं। अगर इस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि जो दो गिवन प्लेन्स हैं वो कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अगर देखो डिटर्मिनेंट को याद कैसे रखोगे, देखो डिटर्मिनेंट के फर्स्ट वाले रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वाले रोज को ऐसे याद कर लो, पहले वाले कॉलम के अंदर है a1 a2, फिर b1 b2, फिर c1 c2। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लो, अगर 0 है तो इसका मतलब द गिवन प्लेन्स आर कोप्लेनर।
तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं 3D ज्योमेट्री के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन भी हो गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और मैथ्स मतलब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।